10वीं वर्ग के विद्यार्थी कृपया ध्यान देंगे। पिछले क्लास में हम लोग पाठ 4 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसके दौरान हम लोगों ने पढ़ा था कि पंडित बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के बाद 1919 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आया था और 1919 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक रहा था। महात्मा गांधी ने इस काल में अंग्रेजी सरकार के विरोध में निम्नलिखित 3 आंदोलन चलाए थे। पहला, अंग्रेजी सरकार के कार्यों में बाधा डालने, रुकावट डालने के उद्देश्य से 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। दूसरा, 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के कठोर नमक कानून को भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन। और तीसरा, 1942 ईस्वी में अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। आज हम लोग इसी क्रम में असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके दौरान बोर्ड पर मैंने असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए थे उसको लिख दिया है। कृपया आप लोग इसे अपने नोटबुक में उतारने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम जानो कि असहयोग का क्या अर्थ होता है। असहयोग का अर्थ होता है सहयोग नहीं करना, सहायता नहीं करना, बल्कि कार्यों में रुकावट डालना, बाधा पहुंचाना। जो महात्मा गांधी 1918 ईस्वी तक अंग्रेजी सरकार के सहयोगी थे, वे महात्मा गांधी 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से निराश होकर अंग्रेजी सरकार के सहयोगी हो गए और अंग्रेजी सरकार के कार्यों में बाधा डालने, रुकावट डालने के उद्देश्य से 1921 ईस्वी में जो आंदोलन चलाया वह असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो असहयोग आंदोलन के अनेकों कारण हैं जो ऊपर क्लास में पढ़ना है, किंतु 10वीं वर्ग में असहयोग आंदोलन का जो कारण पढ़ना है उसमें निम्नलिखित 4 कारण प्रमुख हैं। पहला है रॉलेट एक्ट पास करना। रॉलेट एक्ट पास करना। रॉलेट एक्ट के बारे में पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दिया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट नाम इसलिए इस कानून को पड़ा क्योंकि इस कानून का प्रारूप, इस कानून का विधेयक पूर्व न्यायाधीश सिडनी रॉलेट ने तैयार किया था। जैसे 1919 ईस्वी के अधिनियम से भारतीय क्रांतिकारियों में जो असंतोष उत्पन्न हुआ वह हिंसात्मक आंदोलन का रूप ले लिया। अतः भारत में बढ़ते हुए हिंसात्मक आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने 21 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट नामक कानून पास किया।
इस कानून को पास हो जाने के बाद अंग्रेजी सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह बिना मुकदमा चलाए संदेह के आधार पर किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर बंद कर सकता है और उसकी मुकदमा की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन कर सकता है। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहा। इस कानून का पूरे भारत में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। दूसरा कारण असहयोग आंदोलन के जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में भी आप अष्टम वर्ग में ही पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं। जालियांवाला बाग क्या था? जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर जिले में एक छोटा सा बगीचा है जो आज भी है। जैसे रॉलेट एक्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार ने पंजाब के दो प्रसिद्ध कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को अज्ञात स्थान पर बंद कर दिया। इन दोनों बड़े नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर जिले के जालियांवाला बाग में गुप्त रूप से भारतीयों की एक सभा हो रही थी। यह सभा गैरकानूनी थी क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के मीटिंग एवं सभा के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर भी इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बगीचे में एक गुप्त सभा हो रही थी, जिसकी सूचना पंजाब के अंग्रेज सैनिक पदाधिकारी जनरल ओ डायर को मिली। अतः जनरल ओ डायर ने कुछ अंग्रेज सैनिकों को लेकर जालियांवाला बाग में प्रवेश किया। जालियांवाला बाग छोटा सा बगीचा था जो चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था और प्रवेश द्वार भी जो एकमात्र था वह काफ़ी संकीर्ण था, पतला था। जनरल ओ डायर ने प्रवेश द्वार को बंद कर निहत्थे लोगों पर आनाधून गोलियां चलाई। इतिहासकारों ने लिखा है कि 10 मिनट में 1600 राउंड गोली चलाई गई थी। इस हत्याकांड को भारत के इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इस हत्याकांड में कोई सुरक्षित नहीं बचा। भीड़ काफ़ी थी जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। घायलों की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि पूरे पंजाब में फौजी कानून लागू कर दिया गया, मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, पूरे पंजाब को सेना के हवाले कर दिया गया। असहयोग आंदोलन का तीसरा कारण है तुर्की के सुल्तान के साथ अपमानजनक व्यवहार। जैसे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि उस समय तुर्की के सुल्तान विश्व के मुसलमानों के धर्म गुरु अथवा खलीफा माने जाते थे। भारतीय मुसलमानों को भी तुर्की के सुल्तान के प्रति काफ़ी सहानुभूति थी। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो तुर्की इंग्लैंड के विरुद्ध जर्मनी की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अंग्रेजी सरकार ने भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करने के लिए यह घोषणा किया था कि युद्ध के दौरान अथवा युद्ध के समाप्ति के बाद तुर्की के सुल्तान जो विश्व के मुसलमानों के धर्मगुरु अथवा खलीफा माने जाते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। किंतु जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की पराजित हुआ तो अंग्रेजी सरकार ने तुर्की साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया और तुर्की के सुल्तान को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर बंद कर दिया गया। अतः तुर्की के सुल्तान के साथ अंग्रेजी सरकार द्वारा
किए गए इस अपमानजनक व्यवहार के विरोध में मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे, जिन्हें भारतीय इतिहास में अली बंधु के नाम से जाना जाता है। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने बाद में किया। तो तुर्की के सुल्तान के अपमानजनक व्यवहार के विरोध में भी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन का चौथा कारण है स्वराज की प्राप्ति। स्वराज मतलब अपना राज्य की प्राप्ति। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो चलाया, उसका एक मुख्य कारण स्वराज अपना राज्य की प्राप्ति था। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया था और भारत में अंग्रेजी शासन का प्रारंभ प्लासी युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद 23 जून 1757 से ही शुरू हो गया था। तो महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजी शासन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए, अपना राज हासिल करने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया था। तो ये असहयोग आंदोलन के 4 प्रमुख कारण थे। अब असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए थे। इस कार्यक्रम में एक और सरकारी शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों, कोर्ट कचहरियों, उपाधियों, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने पर बल दिया था। महात्मा गांधी के अपील पर भारतीय विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं में जाना बंद कर दिए थे। बहुत सारे भारतीयों ने सरकारी नौकरियां, जो उपाधियां मिली हुई थी, उसको त्याग कर दिया था। भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना अर्थात खरीदना बंद कर दिया था। तो दूसरी ओर असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान खोलने, यानी भारतीय शिक्षण संस्थान खोलने पर बल दिया गया था, ताकि भारतीय विद्यार्थी को भारत के द्वारा खोले गए शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा दी जा सके। फिर पंचायतों द्वारा मुकदमों को फैसला करने पर बल दिया गया था। फिर इसके अलावे स्वदेशी वस्तुओं, यानी अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया गया था। इसके अतिरिक्त पंडित बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को सहायता के लिए एक राजकोष की स्थापना किया था। इस राजकोष में धनी व्यक्तियों से यथाशक्ति धन दान देने की अपील की गई थी, ताकि इस धन का उपयोग भारतीय क्रांतिकारियों को अस्त्र खरीदने के लिए किया जा सके। तो ये असहयोग आंदोलन के कारण थे, असहयोग आंदोलन के द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम थे। आगे हम लोग इसी कड़ी में असहयोग आंदोलन के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम अथवा प्रभाव हुए थे। जैसे जैसे भारत में असहयोग आंदोलन तीव्र गति से बढ़ता गया, अंग्रेजी सरकार का वैसे वैसे ही दमन चक्र बढ़ता गया। जिस समय भारत में असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर था, उसी समय इंग्लैंड का युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन 17 नवंबर 1921 को हुआ, जिनका स्वागत काले झंडे, हड़ताल एवं विरोध प्रदर्शन से किया गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। लगभग 30,000 प्रदर्शनकारियों को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया। जिस समय असहयोग आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, उसी समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग किया गया,
इस फायरिंग के विरोध में उग्र भीड़ ने चौरी चौरा थाने में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को प्रवेश कर 22 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर दी। क्योंकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था, किंतु चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। अतः महात्मा गांधी इससे दुखी होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया और 6 वर्षों की कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा की घटना घटी थी, जिसके बारे में आप लोग अष्टम वर्ग भी पढ़ चुके हैं। चौरी चौरा हत्याकांड की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी थी। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान में है, जहां क्रांतिकारियों ने, प्रदर्शनकारियों ने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 अंग्रेज सिपाहियों की हत्या की थी।